हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 4.3 प्रश्नावली के उदाहरण कर रहे हैं। हम लोगों ने तीनों मेथड सीख लिए हैं द्विघात समीकरण को हल करने के। पहला था हमारा गुणनखंड विधि, दूसरा था पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा था श्रीधराचार्य सूत्र, मतलब द्विघाती सूत्र से हल करना। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य वाला सूत्र डिटेल में डिस्कस कर लिया था। उसी के आगे की कड़ी में आगे के उदाहरण जो बचे हुए हैं हम डिस्कस कर रहे हैं। 13वां उदाहरण है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो मैं एक बार स्टार्ट करता हूं, फॉर्मूला लिखता हूं, आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे हम चेक कर सकते हैं क्वेश्चन देख करके तुरंत कि इसके मूल का अस्तित्व है कि नहीं है। देखिए, पहला वाला प्रश्न है 3x की घात 2 माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। अच्छा, एक छोटी सी बात यहां पर कि अगर आपके पास कोई द्विघात समीकरण है इस तरह का, इसके आपको मूल निकालने हैं तो यह आएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट और नीचे 2a, ये इसके मूल आएंगे। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा आप ध्यान दें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर है। अगर अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो वो डिफाइंड ही नहीं है, विद्यमान नहीं हो सकती। जैसे माइनस का 2 आ गया मान लो, तो ये गलत संख्या है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने निकाला अंडर रूट के अंदर और वो ऋणात्मक आ गया, इसका मतलब उसका हल विद्यमान नहीं है, उसका मतलब उसके मूल विद्यमान नहीं है। तो मूलों को कैसे चेक करें हम कि उनका अस्तित्व है कि नहीं है? आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो पहले से ही अलग से। उसका मान अगर पॉजिटिव आ रहा है या फिर 0 आ रहा है तब तो अस्तित्व है, लेकिन अगर नेगेटिव आ रहा है तो अस्तित्व नहीं है। तो क्या लिखोगे आप यहां पर कि आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है। अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आया, मतलब धनात्मक आया, तो इसका मतलब हो गया कि मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। पहला केस तो ये। दूसरा केस ये है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन 0 हुआ, मतलब ऋणात्मक हुआ, ऋणात्मक अगर मान आ गया, इसका मतलब हो गया कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ये तरीका है चेक करने का। अब आप एक एक क्वेश्चन में ये काम करो, देखो कैसे करेंगे। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर a का मान क्लियरली दिख रहा है कि 3 आएगा, b का मान क्लियरली दिख रहा है कि माइनस का 5 आएगा और c का मान साफ साफ दिख रहा है कि 2 है। इस तरह में एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और अचर पद c होता है। साइन के साथ उठाना है, प्लस के साइन है तो प्लस का और माइनस का है तो माइनस का। अब आप चेक करो कि भाई मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। उसके लिए आप बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लो। ठीक है, यह आएगा बी स्क्वायर मतलब माइनस के 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब है 3 और c का मतलब है 2। ये कितना बनेगा? 25 हो जाएगा। किसी भी ऋणात्मक संख्या का इस वर्ग करोगे तो धनात्मक बन जाएगी वो। माइनस का 4 × 12 दूना 24, तो ये कितना आया? 1 मतलब धनात्मक आया। अब ये धनात्मक आया, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अगर अस्तित्व है तो आप ये वाला सूत्र लगा करके फाइनल आंसर निकाल लो। कैसे निकालोगे? मैं यहां लिखता हूं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट और नीचे 2a लिखोगे आप। ठीक है, तो यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac तो हम पहले से ही निकाल लिए हैं, तो हमें सिर्फ मान रखना है, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी, तुरंत आंसर बन जाएगा हमारा। देखो, b का मान तो रखा माइनस का 5, b की जगह आप रखो माइनस का 5 और ये माइनस पहले से ही बाहर है, उसको नहीं छेड़ रहे, सिर्फ b का मान माइनस का 5 रख रहे हैं और प्लस माइनस ये अंडर रूट में 1 हो गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 1 हो गया, नीचे 2a मतलब 2 गुणा a का मतलब है 3। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का मतलब है 1, 3 दूना हो जाएगा 6। अब ये दो आंसर आएंगे, एक बार प्लस साइन लें एक बार माइनस साइन लें, तो क्या बनेगा? x का मान 1 तो आएगा 5 प्लस 1/6, 1 आएगा 5 माइनस 1/6,
दो आंसर आएंगे, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला। तो ये बनेगा 6/6 के हिसाब से तो 1, और ये बन रहा है 4/6 के हिसाब से 2/3, 2 के पहाड़े से काट लिया। तो दो आंसर आए, एक तो 1 और एक 2/3। तो आपको ये चेक करना है कि b² - 4ac का मान धनात्मक है कि ऋणात्मक है। अगर धनात्मक है तो मूलों का अस्तित्व है और फिर निकालना है। अगर ऋणात्मक आ रहा है तो वहीं पे लिख दो कि मूलों का अस्तित्व है ही नहीं, हम इतना लंबा चौड़ा सा क्यों लिखें सूत्र, डायरेक्ट ही काम हो जाएगा। ऐसे आपको चेक करना है अस्तित्व। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। मैं यहां कर देता हूं, थोड़ी जगह तो है, क्या पता अस्तित्व में ना हो, फिर इतना करना ही नहीं पड़े अपने को। सेकंड अगर हम देखें, मैं यहां कर रहा हूं, देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में ए बी सी के मान लिखो आप। सबसे पहले तो इसमें ए का मान दिख रहा है साफ साफ 1 है, बी का मान दिख रहा है साफ साफ 4 है, और सी का मान दिख रहा है साफ साफ 5 है। ए बी सी तीनों के मान हमारे पास आ गए हैं। अब मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है ये चेक करने के लिए हम b² - 4ac का मान निकाल लें। b² - 4ac का मान निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, ये आएगा b² मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब है 1, c का मतलब है 5। आप लिखोगे 16 माइनस 5 चौका 20 मतलब माइनस का 4। आप लिखोगे b² - 4ac का मान ऋणात्मक है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। ये लाइन रिपीट कर दोगे आप, बस इतना काम करना है। ये लिखने के बाद इतना काम खत्म अपना। इतना लंबा चौड़ा सूत्र लगाने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को मेरे ख्याल से। सबसे पहला स्टेप क्या है, b² - 4ac निकालो, उससे चेक करो अस्तित्व है कि नहीं है। नहीं है तो सीधा लिख दो अस्तित्व नहीं है, काम खत्म वहीं पे। अस्तित्व है तो फिर पूरा करना पड़ेगा आपको, उसमें भी हमारे फायदा ही है, क्योंकि b² - 4ac वैसे भी हम बाद में कैलकुलेट करते, हमने पहले से ही कर दिया तो सीधा यहाँ पर रख देते हैं हम लोग। तो फायदा ही है, कुछ नुकसान नहीं है, मतलब ये पहले निकालने से। ठीक है, यहां पर एक छोटी सी बात बताना भूल गया मैं कि b² - 4ac को हम कैपिटल D लिखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में इसका नाम होता है विविक्तकर। विविक्तकर ये इसका नाम है ना। वैसे तो नाम से इसका कोई खास मतलब नहीं है अपना, मेन अपने को तो बस b² - 4ac निकालना है। विविक्तकर के नाम से आपके एग्जाम में शायद ना भी पूछे कुछ भी, लेकिन अपने को बस नाम पता होना चाहिए, कभी कहीं जरूरत पड़ जाए जीवन में तो ये विविक्तकर होता है बस। कैपिटल D मतलब डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ठीक है, अगला देखें थर्ड पार्ट, इसको मिटाता हूं, स्टार्ट करते हैं। तीसरे पार्ट में भी सबसे पहले हमारे को b² - 4ac निकालना है, तो ABC पहले लिख लेते हैं इसका। देखो a का मान तो है 2, ये इसका गुणांक, b का मान मतलब x का गुणांक माइनस का 2 रूट 2, साइन के साथ ही लेना है आपको हमेशा, और c मतलब अचर पद 1 आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले तो आप b² - 4ac निकाल लो, कितना आएगा, b² मतलब इसका स्क्वायर माइनस का 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस का 4, a और c मतलब 2 और c मतलब 1। तो ये माइनस तो खत्म हो जाएगा पहली बात तो वर्क करने पर, तो 2 का स्क्वायर आप अलग लिख लो और अंडर रूट 2 का स्क्वायर आप अलग से लिख लो। अंडर रूट 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 हो जाएगा, अंडर रूट हट जाता है स्क्वायर करने से, बाद में गुणा कर लेंगे अगले लाइन में। ये हो गया 4 दूना 8, तो ये 8 माइनस 8 मतलब 0 हो गया। 0 में भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि धनात्मक आ जाए या शून्य आ जाए, मूलों का अस्तित्व तो है। तो आप यहाँ लिखोगे कि मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, अब आगे इसके आगे आपको श्रीधराचार्य सूत्र वो लगा लेना है यहाँ पर। तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस b² - 4ac का अंडर रूट अपॉन में 2a। रटना पड़ेगा ये सूत्र, कोई उपाय नहीं है इसका। माइनस का b ये रहा, माइनस साइन तो इधर पहले से ही है, इधर भी माइनस है तो माइनस का 2 रूट 2 और लिखोगे आप, प्लस माइनस इस पूरे का आंसर सीधा क्या निकाला है अपन ने, 0 का अंडर रूट, नीचे 2a, a का मान है 2। तो यहां से x आ गया अपना, देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 रूट 2 और प्लस माइनस 0, 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, नीचे 2 दूना 4, या ऐसे लिख लो इसको 2 और फिर से 2, जैसा भी आप लिखना चाहो। ठीक है, क्या आंसर बनेगा, प्लस माइनस 0 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, मतलब 2 आंसर नहीं आएंगे, अब इसके एक ही आंसर आएगा, क्योंकि प्लस 0 या माइनस 0 दोनों से समान ही बनेंगे, तो दोनों सेम आंसर आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे द्विघात समीकरण हमने हल किए थे 4.1 में भी,
जिसमें दोनों के मान समान आ रहे थे, तो दो आंसर लिखते थे लेकिन कॉमा लगा करके सेम वाला ही लिख देते थे हम लोग। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, दो आंसर अलग अलग नहीं आएंगे, वो सेम आंसर है दोनों, क्योंकि +0 करो या -0 करो उसमें सेम बात होती है। तो यहाँ पर 0 तो मैं हटाता हूँ, अब ये 2√2 और 2 और ये 2, तो 2 से 2 तो कट गया। अब √2/2 है, इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखना जरा, √2 और √2, 2 बार √2 अगर मल्टीप्लाई में लिखा है इसका मतलब अंडर हट के वो 2 ही है एक तरीके से। ऐसा इसलिए लिखा था कि आपको कन्वीनियंट हो जाए अंडर को काटना, तो x का मान हमारे पास आ जाएगा 1/√2, ये फाइनल आंसर है। तो इसके जो मूल आए, क्या लिखोगे आप फाइनल आंसर, मूल क्या है आपके पास में 1/√2, 1/√2, दोनों मूल समान आ गए। तो जब भी आपके पास b² - 4ac का मान 0 आएगा, हमेशा यहां पर 0 बनने के कारण दोनों मूल समान आएंगे। तो इसी परिस्थिति में बस दो मूल समान आते हैं जब b² - 4ac 0 हो जाता है। ये है इसका थर्ड पार्ट। तो अब आप आराम से कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। 14th एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए। अब 14 नंबर उदाहरण थोड़ा सा अलग सा दिया हुआ है। समीकरण इस बार थोड़े अजीब से हैं। निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो x + 1/x = 3, थोड़ा अजीब सा समीकरण है, तो कैसे इसको हल करना है। साथ में क्या लिखा हुआ है, x ≠ 0, मतलब x 0 नहीं हो सकता। वो तो जाहिर सी बात है, क्योंकि 0 हो गया तो 1/0 अनंत बन जाएगा, इसलिए लिखना जरूरी हो जाता है। बाकी ये हमारे क्वेश्चन में कोई काम नहीं आएगा, हम सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, इसको तो आप भूल ही जाओ, ठीक है। सेम काम इसके सेकंड पार्ट में है। 1/x - 1/x - 2 = 3 लिखा है, साथ में लिखा हुआ है x बराबर नहीं है 0 और 2 के, मतलब x 0 नहीं ले सकते वरना ये 1/0 बन जाएगा, x 2 भी नहीं ले सकते वरना 1/2 - 2 नीचे 0 बन जाएगा। नीचे 0 हम कभी भी मैथमेटिक्स में नहीं ले सकते, क्योंकि नीचे 0 आते ही किसी भी संख्या के नीचे 0 आ जाएगा, इसका मतलब है कि वो अनंत बन गया, और अनंत डिफाइंड ही नहीं है, अपरिभाषित है, इसलिए अनंत वाले केस हटाने होते हैं, तो कॉमा लगा करके इस तरह से लिखा जाता है। बाकी अपने इसका और इसका कोई यूज नहीं आएगा हल करते समय, उसकी आप टेंशन ना लें, ठीक है। शुरू करेंगे इसको। हल करने का तरीका क्या रहेगा, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए आप पहले एलसीएम लो, उसके बाद है बाकी का काम। एलसीएम लोगे तो यहां एलसीएम x आ रहा है, x गुणा x हो जाएगा x² प्लस में 1 हो जाएगा बराबर में 3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x² + 1 बराबर में 3x, और x² इस तरफ ले लो, इसको एक साइड ही अगर लेते हैं हम लोग, x² माइनस का 3x और ये प्लस का 1 अपनी जगह पर ही है बराबर में 0। अब इसको हमें हल करना है। इसको हल करने का यहाँ पर कुछ लिखा तो नहीं है कि किस तरह से ज्ञात करना है, तो आपको अगर गुणनखंड विधि से हल हो रहा है तो गुणनखंड विधि से करो, अगर आपके पूर्ण वर्ग विधि आपको अच्छे से आती है तो आप उससे करो, या फिर श्रीधराचार्य वाला सूत्र अगर आपने अच्छे से किया हुआ है तो उससे करो। मैं इसको श्रीधराचार्य वाले सूत्र से कर रहा हूँ, उससे जल्दी हो जाएगा ये। देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो हम a b c के मान निकाल के रख लें। a का मान यहाँ पर 1 है, b का मान यहाँ पर कितना है -3 है, और c का मान कितना है यहाँ पर +1 है। तो श्रीधराचार्य का जो सूत्र है वो होता है -b प्लस माइनस b² - 4ac का जो अंडर है और डिवाइड में होता है अपने 2a। वैल्यू रखते हैं, माइनस तो ये यहाँ है, b का मान -3 है प्लस माइनस b² का मतलब है -3 का स्क्वायर -4, a का मतलब है 1, c का मतलब है 1 अंडर रूट और नीचे 2a का मतलब है 2 × 1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस का 4 और बटे में 2, तो ये कितना बन रहा है आप ध्यान से देखो तो ये बनेगा 3 प्लस माइनस 9 में से 4 गया तो अंडर रूट में 5 और बटे में 2, ये हमारा आंसर आ रहा है। इसको थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, मतलब प्लस साइन अलग करना पड़ेगा, माइनस अलग करना पड़ेगा, तब जाकर के 2 आंसर होंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि इधर मैं दूसरा क्वेश्चन करूँगा। तो x का 2 मान आया, एक तो 3 प्लस अंडर रूट 5/2 और 1 आया 3 माइनस अंडर रूट 5/2। ये आगे और कुछ हल हो नहीं सकता इसका, तो यही 2 आंसर हैं इस क्वेश्चन के। बस ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। हमने क्या किया, हमने बस एलसीएम लिया, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया इधर उधर करने पर, और फिर फॉर्मूला लगा दिया। कोई मुश्किल काम नहीं है। सेम काम यहाँ पर भी करना है।
एलसीएम लो बस, और कुछ नहीं करना, अपने आप वो इस तरह की समीकरण बन जाएगी जो द्विघात समीकरण का फॉर्मेट है, अपने आप आराम से सॉल्व हो जाएगा, भले ही मेथड कोई भी लगाओ फिर उसके बाद में। तो पहला काम तो क्या है यहाँ पर, एलसीएम लेने का। एलसीएम लेते हैं, x गुणा x माइनस 2, ये दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे, तो ये इधर चला जाएगा अगर ऐसी सिचुएशन है तो। x माइनस 2 माइनस x बराबर में 3, ठीक है। अब यहां पर क्या बनेगा, एक तो इस माइनस से माइनस को हटाओ, ये बनेगा अपना माइनस का 2 बटे x गुणा x माइनस 2 और बराबर में आ रहा है 3, इसको उधर ही ले लो आप। तो माइनस का 2 बराबर 3x और x माइनस 2, गुणा कर लो, अंदर गुणा करें अगर तो ये बनता है माइनस का 2 बराबर 3x की घात 2 माइनस में 3 दूना 6x। इस माइनस 2 को हम अब इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा 3x की घात 2 माइनस का 6x और प्लस का 2 बराबर में 0, ठीक है। यहां अब आगे आप जो तरीका यूज लेना चाह रहे हो वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप इसको श्रीधराचार्य से कर लो या दूसरे मेथड जो आपको पता है उससे कर लो। शुरू करते हैं, देखो कैसे करेंगे। ए बी सी के मान लिख लो पहले तो। ए का मान है यहाँ पर 3, बी का मान है माइनस का 6 और सी का मान है 2, ठीक है। अब सूत्र लगाओ आप, x बराबर वही माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट और नीचे 2a। तो इससे क्या बनेगा, ये माइनस का 6 है और ये माइनस बाहर है ऑलरेडी, प्लस माइनस माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब है 3 और c का मतलब है 2 अंडर रूट और नीचे 2a a का मतलब है 3, ये हो गया, ठीक है। अब x का मान क्या आएगा, यहां कर लेते हैं आगे का काम। x का मान आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस, ठीक है, माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 6 से 36, तो ये 36 हो गया और माइनस 4 थी, अब 12 दूना 24, ये 24 यहाँ आ गया और डिवाइड में हमारे पास चल रहा है 3 दूना 6। इसको थोड़ा हल करते हैं, 6 प्लस माइनस 36 में से 24 जाएगा तो 12 बचेगा, तो ये हो गया 12 का अंडर रूट और ये 6। हालांकि इतना करने के बाद थोड़ा बहुत और करने की जरूरत है, इतना नहीं छोड़ें आप, देखो कैसे करेंगे और वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 6 प्लस माइनस 12 को आप 4 गुणा 3 लिख सकते हैं अंदर। अब इसको लिखने का पर्पज ये है क्योंकि 4 का अंडर रूट तो निकल जाता है 2, तो वो तो अंडर रूट से बाहर हो जाएगा, सिर्फ अंडर रूट किस पे बचेगा, 3 पर, ये लिखने का कारण था उसको, ठीक है। अब आप एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस साइन, तो 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 बटे 6, एक बार तो प्लस साइन ले लिया, एक बार 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 बटे 6 माइनस साइन ले लिया, 2 कॉमन ले लो, ऊपर से 2 कॉमन लोगे तो 3 प्लस अंडर रूट 3 बचेगा ऊपर, यहाँ से 2 आ गया, रूट 3 रहा, यहाँ से 2 आ गया तो 3 रह गया, नीचे 6 है, काट दो बस इसको, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, तो 3 प्लस अंडर रूट 3 और बटे में 3, ये अपना बन गया एक। तो एक यहाँ से आ जाएगा, सेम तरीके से 2 कॉमन ले लो ऊपर, तो 3 माइनस अंडर रूट 3 और नीचे हो गया 6, क्या बनेगा ये 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे में 3, ये अपना दूसरा बन गया। तो 2 आंसर आए इस बार, थोड़े से अजीबोगरीब ही हैं दोनों क्वेश्चंस के आंसर। तो अगर हम लोग इसको श्रीधराचार्य वाले सूत्र से करते हैं, मतलब द्विघाती सूत्र से करते हैं, तो ही जल्दी आंसर आता है, बाकी के मेथड यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। गुणनखंड विधि तो यहाँ लगा ही नहीं पाओगे आप लगा सकते हो यहाँ या तो पूर्ण वर्ग विधि या फिर श्रीधराचार्य सूत्र, तो जो भी दोनों में आपको ठीक लगता है आप उसको लगाओ। मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कि आप श्रीधराचार्य वाला लगाओ, क्योंकि उससे जल्दी आंसर हो जाता है, ठीक है। तो उदाहरण 14 के बाद अब एक खास उदाहरण है जिसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को, बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है, उदाहरण नंबर 15। देखो, देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फंसते हैं इसमें। करेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे। इसको हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में भी किया है, जिसमें धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल नाव को ले जाना होता है। मैंने थोड़ा बहुत यहाँ डायग्राम बनाया भी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर एक बार पूरा डिटेल में समझेंगे। ध्यान से देखें, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। वापस से पढ़ते हैं,
एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, मोटर बोट की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये एक मोटर बोट है, ये धारा है, धारा इस तरफ जा रही है, मोटर बोट इस तरफ जा रही है, इसको बोलेंगे धारा के प्रतिकूल। मान लो धारा इधर जा रही है और मोटर बोट भी इधर जा रही है, तो ये हो गया धारा के अनुकूल। अब इसने मोटर बोट की चाल तो दे दी 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x की जगह यहां पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, यहां x की जगह 18 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। और इसकी चाल पूछी है धारा की चाल, तो धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा यहां पर और x किलोमीटर प्रति घंटा यहां पर मान लेते हैं। अब आगे देखते हैं, इसने बोला कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, ये 24 किलोमीटर क्या दे रखा है हमें, दूरी, ये हमारे को दूरी दी हुई है, ये दी हुई है दूरी, ठीक है। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटे अधिक लेती है। मतलब यहां क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर है धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने में लगा समय प्लस 1 घंटा ज्यादा। मतलब धारा के प्रतिकूल जाने में जो टाइम लग रहा है वो अनुकूल जाने में लगने वाले टाइम से 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। जाहिर सी बात है, प्रतिकूल केस में तो ज्यादा टाइम लगेगा, अगर धारा की दिशा में ही चल रहा है तो कम समय लगेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड जुड़ जाती है। धारा के अनुकूल चल रहा है तो चाल क्या होगी उस केस में, चाल होएगी दोनों का जोड़ 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर धारा के प्रतिकूल चल रहा है तो उस परिस्थिति में चाल घट जाती है, क्योंकि नदी तो इधर जा रही है, वो इधर आ रहा है, तो नदी उसको धक्का दे रही है ना दूसरी तरफ, तो चाल घटेगी। घटने का मतलब माइनस, तो माइनस करेंगे यहां पर 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की स्पीड हमेशा पहले लिखी जाएगी, ये 18 है, सॉरी 180 लिख दिया मैंने। 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की स्पीड ही पहले लिखनी है, इसको x माइनस 18 मत कर देना, क्योंकि 18 बड़ा है, x छोटा है। नाव की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए हमेशा, तभी नाव आगे बढ़ पाएगी। अगर नदी की स्पीड ज्यादा हो गई तो नदी बहा ले जाएगी नाव को, आगे कैसे बढ़ेगी नाव, ठीक है। इसलिए हमेशा ये 18 माइनस x लिखना, वरना आंसर में गड़बड़ हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर इसको x माइनस 18 लिख देते हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, आंसर मैच करेगा ही नहीं कभी उससे। तो 18 माइनस x लिखना है, ये विशेष बात ध्यान देने वाली। दूसरी बात, इसका लॉजिक मैंने पिछले वाले वीडियो में, मतलब तीसरे चैप्टर में बताया था कि क्यों इसमें माइनस होता है, क्यों इसमें प्लस होता है। मैं केवल रफली बता रहा हूं अभी, बाकी वो वीडियो आप एक बार डिटेल में देख लेना। 3.6 प्रश्नावली में था वो उदाहरण। यहां पर क्या है कि धारा भी इस तरफ चल रही है, नदी भी इस तरफ चल रही है, तो नदी को एक धक्का मिलेगा आगे और बढ़ने के लिए, क्योंकि उसका वेग बढ़ जाएगा, जुड़ जाएगा, इसलिए जोड़ दिया। यहां पर आप ध्यान से देखो तो धारा तो इधर लेके जाना चाह रही है नदी उसको, नाव को, और नाव इधर आना चाह रही है, तो धारा उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींच रही है, मतलब वेग को कम कर रही है। तो ओवरऑल चाल कितना हो जाएगा, घट जाएगी, 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और हम एक सूत्र तो हमेशा इस्तेमाल करते ही हैं, वो है समय बराबर दूरी बटा चाल, जिसका इस्तेमाल आगे होगा जो हमने उस तरफ लिखा है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखो, धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में लगा समय, समय मतलब दूरी बटा चाल। दूरी तो यहां पर लिखी हुई है 24 किलोमीटर, चाल कितनी होगी, प्रतिकूल चाल होगी 18 माइनस x, बराबर में धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने में लगा समय, समय मतलब दूरी बटा चाल। दूरी कितनी, 24, और चाल कितनी, चाल है अपनी अनुकूल में 18 प्लस x, तो 18 प्लस x और प्लस में 1 आ गया यहां पर, ठीक है। ये इस तरफ लेवें तो क्या बनेगा, ये बनेगा अपना 24 बटे 18 माइनस x। इस तरह के क्वेश्चंस में अगर ऊपर सेम आ रहा है नीचे x में आ रहा हो ना, तो इनको साथ में ले लिया करो, उससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। अब बराबर में 1 है, अब आराम से कैलकुलेशन कर लेंगे हम। 24 को पहले कॉमन ले लेंगे, फिर कैलकुलेशन हो जाएगी। इन दोनों में 24 आ रहा है, 24 कॉमन ले लो आप, ये बचेगा 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स, और इक्वल में 1 चल रहा है। तो 24 तो यहीं रहने दो,
इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम में आएगा 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ ये इस तरफ 18 प्लस एक्स और माइनस में ये इस तरफ 18 माइनस एक्स। मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस बाहर है, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस अंदर गुणा होगा, साइन चेंज होंगे, इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी था। ये बनेगा 24, अगर ब्रैकेट खोल रहे हैं तो ये 18 प्लस एक्स और माइनस का 18 और माइनस माइनस प्लस एक्स, माइनस साइन अंदर जाएगा तो साइन चेंज होते हैं, डिवाइड में। अब ये देखो क्या होगा, 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स को क्या लिख सकते हो आप, आपने 9th क्लास में सीखा है x प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई कहीं लिखा रहे तो आप उसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख देते हो, ये 9th क्लास में फॉर्मूला था। तो ये x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इस तरह का फॉर्मेट है, तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, तो आप इसको लिखोगे मतलब 18 का स्क्वायर और माइनस में x का स्क्वायर। ये 9th क्लास की चीजें हैं, अगर आपने वहां ढंग से नहीं सीखी होंगी तो आपको जरा समस्या आ सकती है, अदरवाइज मैंने फॉर्मूला तो लिख ही दिया है, अगर आप अप्लाई कर पाए तो बहुत सिंपल है, ध्यान से देखेंगे तो। अब आगे का काम क्या है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर लो, 18 से 18 कट रहा है, प्लस से माइनस, ऊपर क्या बचा 24 तो है ही, x और x मिलकर के हो गया 2x, और नीचे 18 का वर्ग 324 होगा, और माइनस में ये x का स्क्वायर है और बराबर में 1 है। इसको आप लिख सकते हो, मिटाना ही पड़ेगा मुझे इस तरफ का, तो मैं इस तरफ का हटाता हूँ फिर आगे करता हूँ। देखो तो मैंने यहाँ से हटा दिया है, अब देखो 24 गुणा 2, 24 गुणा 2 हो जाएगा 48x, तो ये 48x बटे 324 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर में 1 चल रहा है, तो ये कितना बनेगा, ये आ गया 48x, ये उधर ले जाओ आप, तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर, सब कुछ एक तरफ ले लो इस तरफ, तो 48x माइनस का 324 प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर में 0, सीक्वेंस में जमाए तो एक्स स्क्वायर प्लस में 48x माइनस में 324 बराबर में 0। इस समीकरण को हल कर लो, जो तरीका आप यूज लेना चाहो वो लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आना चाहिए, मुद्दा ही है। तो मैं इसमें गुणनखंड विधि लगा देता हूँ, क्योंकि श्रीधराचार्य लगाओगे तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। गुणनखंड विधि यहाँ आसान पड़ेगी, लेकिन गुणनखंड में भी थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा कि जोड़ने और घटाने पर हमें किसकी ज़रूरत है, 48 की, गुणा करने पर हमें किसकी ज़रूरत है, माइनस का 324 की। ठीक है, तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 324 के गुणनखंड ही करने पड़ेंगे, डायरेक्ट तो समझ में नहीं आ रहा, गुणनखंड करते हैं एक बार इसके। 324 के गुणनखंड 2 लिखो यहाँ सबसे पहले तो, 16 2, फिर से 2 आएगा 81, अब 3 आ जाएगा 27, फिर से 3 है 9, फिर से 3 है 3, और एक बार 3 और आएगा 1। तो अल्टीमेटली मतलब बनेगा क्या, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये आ रहा है 324। अब इसमें से कॉम्बिनेशन बनाओ ऐसे कि जिनका जोड़ने या घटाने पर 48 बन रहा हो, जोड़ने या घटाने पर 48 चाहिए, तो एक बार इस तरह का कॉम्बिनेशन लेके चेक कर लेते हैं, एक बार ये कॉम्बिनेशन लो, एक बार ये कॉम्बिनेशन लो, 3 दूना 6 दूनी 12 ये हो रहा है, 3 तिया 9, 9 तिया 27 ये हो रहा है, और 27 और 12 मिलकर के 48 तो बिल्कुल नहीं बन रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन तो फेल हो गया हमारा। दूसरा कुछ कॉम्बिनेशन लेके देखते हैं, एक बार इन चारों को लेके देख लेते हैं और फिर इन 2 को लेंगे, तो इन चारों को लेते हैं तो 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, और 3 तिया 9, 36 और 9 भी 48 नहीं होते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन भी फेल हो गया। तो कॉम्बिनेशन फेल होते जा रहे हैं, तीसरा एक कॉम्बिनेशन एक और लगा के देखते हैं। एक काम करते हैं, 3 और 3 का कॉम्बिनेशन तो ले लिया, एक बार 3 और 2 का कॉम्बिनेशन लो, 3 दूना ये तो हो जाएगा 6, और बाकी जो बचे हैं एक तो ये और एक ये मिलकर के 3 तिया 9 9 27, 27 दूना 54, यहाँ आएगा 54, तो 6 और 54 को माइनस करेंगे तो 48 आ रहा है, मतलब ये कॉम्बिनेशन बन रहा है इन 2 से और बाकी के चारों से। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, यहाँ पर इसको आगे बढ़ाते हुए मैं इस तरफ कर देता हूँ, ये आएगा एक्स स्क्वायर, 48 कैसे आएगा, 54 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 48, तो 54x में से 6x माइनस कर दो और माइनस का 324 बराबर में 0, इन दोनों में से कॉमन लोगे फिर इन दोनों में से कॉमन लोगे, तो ये बनेगा x कॉमन आने के बाद x प्लस 54,
यहाँ पर माइनस का 6 कॉमन आएगा तो x प्लस 54, माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ जो होता है वही कॉमन लिया जाता है। दूसरी बात, 324 में 6 का भाग लगाओगे तो 54 ही आएगा, तो x प्लस 54 तो यहाँ लिखा और x माइनस 6 यहाँ लिखा, बराबर में 0। एक बार तो x प्लस 54 को 0 के बराबर कर लो और एक बार x माइनस 6 को 0 के बराबर कर लो। तो ये एक तो x का मान आ गया हमारे पास में माइनस का 54, जो कि संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चाल है, चाल कभी ऋणात्मक हो नहीं सकती। यहाँ संभव है x का मान 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नदी का बहाव चल रहा है और नाव तो अपनी 18 किलोमीटर प्रति घंटा क्वेश्चन में दे ही रखी थी। तो ये फाइनल आंसर, 2 आंसर आएंगे, एक ऋणात्मक आ जाएगा। ऋणात्मक वाला हमेशा हटा देते हैं हम लोग, भले ही लंबाई वाला प्रश्न हो, भले ही चाल वाला प्रश्न हो, ऋणात्मक आंसर हमारा होता नहीं है, तो प्लस वाला जो बचा वो आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो हमने सारे एग्जाम्पल्स कर लिए हैं, अब 4.3 के प्रश्न बाकी है। प्रश्न भी काफ़ी सारे हैं इसके, तो एग्जाम्पल्स के बेस पर एक बार आप लोग करने की कोशिश करना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको कवर कर ही लेंगे, आप वहाँ से मैच कर सकते हो जो भी प्रॉब्लम्स आपको आए। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उसमें आप अपना नाम और क्लास और बोर्ड लिख करके एक बार मैसेज कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।